अटेंडेंस कंप्लीट। चलिए देखिए जरा प्लीज, चैप्टर 14 वेव्स लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। चैप्टर 14 11th क्लास, चैप्टर का नाम वेव्स में वी वर डूइंग स्टैंडिंग वेव्स। हमने लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट करा दैट वाज स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स को कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है स्टैंडिंग वेव्स में, देखें जरा, थोड़ा सा ब्रीफ रिकॉल करेंगे स्टैंडिंग वेव्स को क्या होती हैं। स्टैंडिंग वेव्स की डेफिनेशन में क्या था राधिका मैम? व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सब कुछ सेम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है, बाकी सब सेम है। सब सेम यानी एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम हो गया, स्पीड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, वेवलेंथ भी सेम है, राइट। व्हेन सुपर इम्पोज मीन्स व्हेन इंटरफेयर विद ईच अदर, व्हेन मिक्स विद ईच अदर, तो हम बोलेंगे सुपर इम्पोज विद ईच अदर। सुपर इम्पोज यानी, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, YDS यानी इंटरफेरेंस भी वही होता है, कंडीशन चेंज हो जाएंगी। एक और बनती है बीट्स, वो भी पढ़ेंगे, वो अलग कंडीशन है। सब कुछ सेम और जैसी ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर इम्पोज बोले तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम। जैसे ही होगा न्यू टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड नेम्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। एनर्जी तो है, ट्रांसफर नहीं हो रही है। अब इसमें हमने पढ़ लिया था क्या क्या, उससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो बात करेंगे। आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ, सॉरी स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। फिक्स्ड एट वन एंड यानी फ्री एट वन एंड। अब ये क्या है समझते हैं जी, कैसे? यहां हमने एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, नॉट लगा दी है इस तरह से। यहां एक फ्रिक्शनलेस मासलेस रिंग अटैच करा और एक रिजिड स्पोर्ट के अंदर से पास करा दिया, लाइक दिस। टाइटली खींचा और स्पोर्ट के अंदर से पास करा दिया। फ्रिक्शनलेस मासलेस रिंग यानी यहां पे ये पॉइंट ऊपर नीचे स्लिप करेगा, मींस फिक्स है या फ्री है? फ्री है, स्लिप करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। बट ये फिक्स है यानी ये पॉइंट ऊपर नीचे, यानी यहां हमेशा एम्पलीट्यूड विल बी जीरो। सो यहां नोड बनेंगे, NOD नोड्स बनेंगे जहां एम्पलीट्यूड जीरो होगा। या एम्पलीट्यूड फ्री है, ऊपर नीचे जाएगा, तो यह एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ एंटी नोड्स बनेंगे, एंटी नोड नहीं एंटी नोड बनेंगे। सर जो भी बनेगा, जो भी नहीं बनेगा, एंटी नोड बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यानी एंटी नोड, मिनिमम जीरो यानी नोड्स, ठीक है। अब इसमें कैसी वेव बनेगी वही हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। यहां से हम क्या प्रोड्यूस कर दें, क्रेस्ट, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली जैसे गिटार में हम करते हैं, राइटर से ऐसे ऐसे हम करते हैं स्ट्रिंग को, ऐसे यहां से कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करेंगे, क्रेस्ट जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके वापस से क्रेस्ट ही आएंगे। वो दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे एंड अ न्यू टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड, दे आर नेम्ड स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। इसमें जहां तक आज डेरिवेशन बहुत सारे बच्चों ने लिख के दिखाया वो सेम है, कोई चेंज नहीं है। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों का वेक्टर सम से रिजल्टेंट वेव क्या आई थी देखें जरा। रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसे बोलेंगे स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी।
रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय, यानी रिप्रेजेंटेड बाय, क्या थी इक्वेशन जी? y इक्वल्स टू माइनस 2a साइन kx cos ओमेगा टी। इसमें 2a साइन kx इज a डैश, क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और वी कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, क्योंकि रिजल्टेंट वेव कौन है? स्टैंडिंग वेव है। ये कैसे आया हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, सेम स्टेप, कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगा था बस। इससे आगे क्या होगा देखिए जरा, ए डैश क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, वो क्या होगा समझते हैं जरा। इन्हें कहा जाता है, क्या बोलेंगे? बाउंड्री कंडीशन कह देते हैं। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है स्ट्रिंग की बाउंड्री कहां है? एंड्स पे। यहां x की वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू l, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। सो एक ये बाउंड्री x की वैल्यू 0, एक ये बाउंड्री x की वैल्यू l पे क्या होगा? तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज इफ x is equals to 0, what is amplitude? 2a sin k into 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा, और यहां नोड ही बनेंगे, फिक्स पॉइंट है, एम्पलीट्यूड 0 ही रहेगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड, if x is equals to L, what is the amplitude? 2a sin k L equal to what? यहां x की वैल्यू L, ये तो फ्री है, या तो अप डाउन मूव करेगा, यानी यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। लास्ट टॉपिक फिक्स्ड एट बोथ एंड में मिनिमम था, अब यहां मैक्सिमम होगा। अब यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, यानी मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एंटी नोड बनेगा, फ्री पॉइंट है, क्या बनेगा? विवेक नहीं बोल रहा, एंटी नोड बनेगा। अब 2a sin kx kl मैक्सिमम में 2a तो कांस्टेंट है, बचा कौन? sin kl, ये मैक्सिमम कितना होगा? Therefore sin kl will be maximum। sin की मैक्सिमम वैल्यू बताना जी, +1 या -1? -1 पे भी तो मैक्सिमम नो मिनिमम होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो उसमें भी कितना होगा? +1 होगा तो क्या आएगा? 2a, -1 होगा तो क्या होगा? -2a। मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड 2a आ रहा है। अच्छा, ऐसे में kl की वैल्यू क्या होगी जी? What is the value of KL? कहां ऐसा होगा? KL must be equal to pi/2 पे ऐसा होगा, और कहां होगा? और -pi/2 पे होगा। 3 pi/2 पे होगा। बताइए बात? हाँ सर पता है। नेक्स्ट 5 pi/2, nth टर्म क्या आएगी? सर n pi/2। n pi/2, सर n + 1 pi/2, 3 pi/2, 5 pi/2, 7 pi/2, तो क्या आ रहे हैं? n + 1 pi/2। ऑड नंबर आ रहे हैं, तो 2n - 1 pi/2, 2n - 1 pi/2, k का फॉर्मूला 2 pi by lambda into L इक्वल टू 2n - 1 pi/2 में कुछ कैंसिल हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l डिवाइडेड बाय 2n माइनस, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में 4l डिवाइडेड बाय 2n - 1 इज द वेवलेंथ फॉर द स्टैंडिंग वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? v बाय लैम्डा, v बाय लैम्डा की वैल्यू 4l बाय 2n - 1
2n minus 1. This is can be written as 2n minus 1 by 4l into velocity का फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था. वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी हमेशा अंडर रूट एफ बाई म्यू में एफ इज द टेंशन, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. एफ क्या है? Mass per unit length. एंड म्यू मास पर यूनिट एफ है टेंशन. म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ एंड एफ इज द टेंशन. अब इसमें एफ इज द टेंशन. अब इसमें केस बनेंगे फिर से वही वाले. देखो ये वाला स्टेप सेम है बिल्कुल, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है. यहाँ कंडीशन चेंज होगी. कंडीशन क्या चेंज होगी? साइन की एल मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम कितना होगा? प्लस माइनस 1 पे माइनस पे भी होगा, है ना, क्योंकि पाई बाय 2 पे +1, 3 पाई बाय 2 पे -1, 5 पाई बाय 2 पे +1, 7 पाई बाय 2 पे -1. होप यू गॉट. तो वेवलेंथ क्या आ गई? 4l by 2n minus 1 and frequency 2n minus 1 v by 4l. तो स्ट्रिंग कैसा दिखेगा? स्ट्रिंग कैसा अपीयर होगा देखें जरा. इफ आई विल टेक n is equal to 1, what is the wavelength? 4l by 2n minus 1. कितना बन गया? 4l हो गया शायद. हाँ सर. 2 into 1 is -4 2 minus 1, and lambda becomes 4l. Lambda becomes 4l and frequency 2n minus 1 v by 4l. कितना बन गया? v by 4l. ये 1 हो जाएगा. ऐसे में स्ट्रिंग कैसे दिखेगा? ये स्ट्रिंग है यहाँ पे लाइक दिस. स्ट्रिंग का लेंथ l कांस्टेंट है. अपीयर कैसा होगा ध्यान दें. एक कंप्लीट स्टैंडिंग वेव ऐसे होती है लाइक दिस. ये एक वन स्टैंडिंग वेव जिसका वेवलेंथ लैम्डा. ये लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 4l. लैम्डा इक्वल टू 4l. बट हमारे पास स्ट्रिंग तो वही l लेंथ का है. सर तो आधी अधूरी लेंथ. l की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा 1 by 4. लैम्डा 1 by 4 का मतलब पूरी वेव, यानी पूरी वेव इसमें आ जाए तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? 4l. बट हमारे पास तो स्ट्रिंग का लेंथ इज ओनली l. तो इसका 1/4 पार्ट आएगा. 1/4 कहां से कहां? ये क्या है? नोड और ये एंटी नोड. यहां नोड बनेगा और यहां एंटी नोड बनेगा. तो इतना सा पार्ट आएगा. दैट मीन्स स्ट्रिंग कुछ इस तरह से अपीयर होगा. यहां बनेगा नोड, यहां बनेगा एंटी नोड. यहां फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? इट इज नेम्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक्स. फर्स्ट हार्मोनिक भी क्या देते हैं? ऑल्सो नोन एज फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. ध्यान दें प्लीज. n की वैल्यू 2 आ गई तो क्या करोगे? व्हाट इज द वेवलेंथ? लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4l डिवाइडेड बाय 3. 2 into 2 4 minus 1 3 आएगा. अब स्ट्रिंग कैसा अपीयर होगा? 4/3 पार्ट. स्ट्रिंग तो अब हमारे पास बड़ा हो गया छोटा हो गया? स्ट्रिंग तो उतना ही है. वेवलेंथ पहले कितनी थी? 4l. अब 4l by 3 यानी वेवलेंथ कम हो गई है, 1/3 हो गई. 4l ये 4l by 3 यानी 1/3 हो गई. लैम्डा 1 by 3. अब कितनी वेव आएगी? यहां से लेके यहां तक हाफ प्लस 1/4 यानी कुछ इस तरह से एक लूप कंप्लीट आ जाएगा एंड 1/4 लूप साथ में ऐड होगा. नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ऐसे बनेंगे. हर बार ये 1/4 पार्ट हर बार रहेगा. एक लूप बढ़ता चला जाएगा हर बार. इसमें फ्रीक्वेंसी बताना जी कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा. 2 into 2 4 minus 1 3v by 4l
ये V/4L मतलब कितना हो गई? 3 times. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम्स? 3 टाइम्स हो गई है, इसलिए इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक्स। सब सो रहे हो ना? ऑल आर स्लीपिंग। कितने टाइम्स है? फंडामेंटल का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। बहुत बढ़िया। तो थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। मैंने पॉइंट स्पेशल हाईलाइट करा है, गलत लिख के इरेज करके सही करा, स्पेशल हाईलाइट करा, याद रखना है। n की वैल्यू 2 पे भी थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। इससे आपको पता चलना चाहिए हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल का कितने टाइम्स, यानी सेकंड हार्मोनिक इन दिस केस एब्सेंट। सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे है ही नहीं। होप यू गॉट। देखिए जरा, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड रेजोनेंट। जितना नंबर है वही रेजोनेंट है। n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 यानी सेकंड रेजोनेंट 1, एंड n इक्वल टू 2 का मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन हमेशा नंबर से कम रहेगी। 2 है तो कौन सा ओवरटोन? फर्स्ट। हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल का कितने टाइम्स। लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था हमने, फिक्स्ड एट बोथ एंड में n इक्वल टू 2 टाइम्स था, n इक्वल टू 3 में 3 टाइम्स था, यानी वहां सारे हार्मोनिक्स वाज प्रेजेंट। बट इन दिस केस सेकंड हार्मोनिक नहीं है, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक आ गया। एक और एग्जांपल लेंगे। इफ आई विल टेक n is equal to 3. n is equals to 3, what is the wavelength? 4/5 है। लैम्डा 3 लिखेंगे, कितना आएगा? 4/5 है। 4/, यहाँ पे आएगा 4L/5, एंड फ्रीक्वेंसी इसमें स्ट्रिंग कैसा दिखेगा जी? यानी आप ध्यान दें प्लीज, एक वेव पूरी आ जाएगी यहां तक एंड 1/4 का एक्सट्रैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि 4L/5 है, यानी 1 वेव कंप्लीट हो जाएगी एंड 1/4 पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा। नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड एंड एंटीनोड। फ्रीक्वेंसी कितनी? 4/5, but 5V/4 है। 5V/4L मींस कितने टाइम्स? 5 times. 5 टाइम्स है, तो इसे बोलेंगे Fifth harmonic. फिफ्थ हार्मोनिक्स। एंड ओवरटोन Second n इक्वल overtone. टू 3 का मतलब सेकंड ओवरटोन है, एंड रेजोनेंट कौन सा है? Third. जो नंबर वही रेजोनेंट, यानी थर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कंक्लूजन निकला, इन दिस केस n इक्वल टू 4 रखेंगे तो कितने टाइम्स आएगी? 7। इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला विवेक जी? अगर मैं तो विवेक हूं, जी लगा दिया तो मैं नहीं रहा, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है वो। कौन प्रेजेंट नहीं है? इवन हार्मोनिक्स आर Absent. एब्सेंट। विवेक जी, even harmonics are absent in this case, only odd harmonics are present। Sir, लेकिन 1 3 5 7। सर उसमें सर सारे अब ये हार्मोनिक क्या है? लास्ट क्लास में क्या था? n इक्वल टू 1 फर्स्ट हार्मोनिक, n इक्वल टू 2 सेकंड हार्मोनिक, n इक्वल टू 3 थर्ड हार्मोनिक। बट यहाँ n इक्वल टू 2 में थर्ड हार्मोनिक आ गया, सेकंड आया ही नहीं। सर तो n equal to 3. तो इनका मतलब क्या समझते हैं जरा? अक्सर हम बेसिक म्यूजिक सीखते हैं, सीखा है किसी ने? No sir. नहीं, तो उसमें कहां से स्टार्ट करते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, बस ये ज्यादा साथ ही होते हैं। साथ ही होते हैं, फिर रिवर्स भी तो होता है। तो इस आज गिटार मंगाना था, मैंने ध्यान नहीं रहा, तो बात विल अरेंज सून। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में ले आना।
लास्ट टॉपिक जो था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में ऑल आर प्रेजेंट, बट इसमें सा के बाद रे एब्सेंट है, सा के बाद सीधा गा, सा रे गा मा एब्सेंट है, पा प्रेजेंट है। इस तरह से क्या हुआ सर? वो एलियन ने पता नहीं क्या समझते हो। वी आर गेटिंग, ये सारा वही म्यूजिक इसी से रिलेट करता है। जो फ्रीक्वेंसीज हैं वही हमें सिखाई जाती हैं, उन्हीं पे काम करता है। कैसे काम करता है उनकी भी बात करूंगा। सो आपने मुझे कहा कि लास्ट टॉपिक हमें समझ में नहीं आया था, मैंने बोले जहां तक समझ में आया था उसको रिकॉल नहीं कराया। ये इक्वेशन कैसे आई आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहां बाउंड्री कंडीशन में चेंज आ गया, वहां अलग थी, वहां पे ये 0 था, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। यहां से वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले चेंज हो गए, जिससे जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आई है वो हमने कैलकुलेट करी। तो फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। हार्मोनिक्स मतलब से इनकी बस यही डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी एब्सेंट है। मतलब इनकी डेफिनेशन सा के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आनी थी, देखो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन, नेक्स्ट कौन सी आ गई इसमें, उसका डबल की बजाय 3 टाइम्स आ गई। उसकी जो डबल फ्रीक्वेंसी वो गायब हो गई है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाई। 3 टाइम्स वाली फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। अब उसमें फ्रीक्वेंसी भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, चेंज कैसे करते हैं, वो हमें समझना है। सर उसके लिए हमें गिटार लाना होगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक स्टैंडिंग वेव्स वाला जो टॉपिक है स्कूल लेवल पे 100% आएगा, इतना ही जितना मैंने पढ़ा है। बट एंट्रेंस में, और एंट्रेंस में भी नीट जेईई मेंस में ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाता है। बट एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, जेईई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, इसमें अब इससे और आगे जाएंगे तो मैथ्स मिक्स होता चला जाएगा, थोड़ा सा और चीजें आती चली जाएंगी, सीक्वेंस सीरीज बनती चली जाएंगी। वहां से क्वेश्चन एडवांस में तो बनना ही बनना है, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे जाके लेवल अलग हो जाता है, समझेंगे वो भी धीरे धीरे। अब हम बात करेंगे किसकी जी, लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस in a string like in a guitar। कैसे जी, फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L, फिक्स्ड एट वन एंड में 2N-1 V/4L, ये है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, राइट, एंड ये फिक्स्ड एट वन एंड। जनरली हम जो स्टडी करते हैं डेली लाइफ में, जो म्यूजिकल डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें फिक्स्ड एट बोथ एंड ही होता है। इसका एक प्रैक्टिकल भी है 11th में सिलेबस में, देखें जरा यहाँ से क्या बनेगा फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करेंगे, N/2L √F/μ में अब सबसे पहले आएगा लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन क्या समझते हैं जरा, लॉ ऑफ टेंशन क्या समझते हैं जरा। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इफ length and mu are kept constant। frequency is directly proportional to square root of tension when length and mu are kept constant। ऐसा हम गिटार में सीखते हैं। गिटार में स्ट्रिंग एक तरफ फिक्स होते हैं, दूसरी तरफ स्क्रू लगे होते हैं। उस स्क्रू से उन स्ट्रिंग्स की टेंशन स्ट्रिंग्स को लूज या टाइट करते हैं, सिखाया जाता है। आप कभी भी आप जरूर ट्राई करें, गिटार लेके नेक्स्ट क्लास में मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, और उसमें
टेंशन इंक्रीज करके डिक्रीज करके आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी, ऐसा देखेंगे। स्ट्रिंग को लूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, टेंशन कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। टाइट करेंगे तो टेंशन विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। इसलिए उसमें जो स्क्रू अवेलेबल कराए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं। सेकंड इज, देख लो प्लीज, सेकंड इज लॉ ऑफ लेंथ। व्हाट इट इज, एनीबडी टेल मी? डोंट नो सर। सामने लिखा हुआ तो समझ जाना चाहिए था। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कब? when tension and mu are both kept constant। ये भी गिटार में अक्सर करते हैं। गिटार में हम राइडर तो फिक्स है, यहीं पे रखना है। अब ऊपर जहां भी स्ट्रिंग है वहां एक जगह मैंने जैसे यहाँ टच करा दिया तो यहाँ मैंने उस पॉइंट को फिक्स कर दिया, दूसरा नीचे फिक्स है, यानी लेंथ इतना हो गया है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे। मैंने फिंगर को यहां से हटा के आगे रख दिया, लेंथ विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट पे रखने से लेंथ चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं। इसलिए उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे हम फिंगर से स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं। दैट इज लॉ ऑफ लेंथ। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ व्हाट? mass। What it is? Frequency is inversely proportional to square root of linear mass density when वहाँ पे मतलब लिख दिया सर, न्यू लिखना था। न्यू नहीं लिखा है, जैसे न्यू लिखना सर था। दोनों में न्यू लिखेंगे आप, एक वाला न्यू लिखना। एक मिनट सर, ऐसे मत करो। ठीक है सर, आपने सिखा दिया है, उसको भी करेंगे। ऐसे करना था सर ये हाँ सर, ये लेफ्ट ये वाला जो पार्ट है सब करना उस पे। सर ऐसे टच नहीं करना सर, ये नहीं करना था। अच्छा। हाँ भाई हमारे टाइम पे क्यों होता है सर, वो करना नहीं आ रहा। चलिए देखिएगा प्लीज, कोई बात नहीं। आज फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है? आप मुझे सिखा देना अलग से। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। कब? इफ लेंथ एंड टेंशन आर केप्ट कांस्टेंट। इसीलिए आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड भी करते हैं फर्दर। आपने देखा है ऑल स्ट्रिंग्स का मास पर यूनिट लेंथ सेम नहीं होता। क्या कैसे चेंज करा? लेंथ तो सबका सेम है बट उनकी थिकनेस इक्वल नहीं होती। थिकनेस इक्वल नहीं, जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसका मास ज्यादा होगा, जिसकी थिकनेस कम उसका मास कम, जिसकी थिकनेस और कम उसका मास और कम। इस तरह से मास पर यूनिट लेंथ भी हम वेरी कराते हैं। इसमें 2 पॉइंट और ऐड करूंगा, एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। हाँ जी बोले सर। सर अगर हम म्यू होता है सर m/l, तो सर अगर हम इसको √m/l लिखेंगे तो सर जो √l है वो तो ऊपर चला जाएगा। कहना क्या चाहते हो? सर सेकंड सर लॉ ऑफ लेंथ है वो तो इसमें वॉलेट हो रहा है। देखो जी, ये आ गया। नहीं सर, लेंथ तो कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई प्लीज। म्यू को क्या लिख दिया मैंने? मास अपॉन लेंथ। इसको थोड़ा सा और यदि एक्सपेंड करना चाहें तो देखें जरा प्लीज। FL बाय मास को लिखेंगे, मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ वायर, वायर इज अ सिलेंडर और स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू h क्या होगा? L से L कैंसल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 1/2L अंडर रूट F बाय रो पाई आर स्क्वायर में R स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा? बाहर क्या आएगा? ये R F अंडर रूट F बाय, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा R। चलेगा? Which can be further written as, देखें जरा कौन समझ पाएगा, 1/L into D
into under root f by rho pi, सर 2r is equal to बिकॉज diameter. r को मैंने लिख दिया डायमीटर का हाफ, यहाँ लिखेंगे d by 2 कट जाएगा। यहीं से एक्सपेंड करें तो लिख देते हैं लॉ ऑफ डेंसिटी। लॉ ऑफ डेंसिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। कब? जब लेंथ, डायमीटर एंड टेंशन आर केप्ट कांस्टेंट। लेंथ, डायमीटर एंड टेंशन आर केप्ट कांस्टेंट। इसीलिए आपने देखा होगा जो सारे स्ट्रिंग्स हैं वो सेम मटेरियल के नहीं होते, एक स्टील का है, एक कॉपर का है, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, सेम नहीं है। ऐसे ही लॉ ऑफ डायमीटर, सबकी थिकनेस सेम नहीं है, डायमीटर सेम नहीं है, Inversely proportional to 1 by 2. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर इफ लेंथ, and rho r constant. टेंशन एंड रो आर केप्ट कांस्टेंट। इस तरह से गिटार में या स्ट्रिंग से रिलेटेड जो डिवाइस हैं उनमें हम लेंथ चेंज करके, टेंशन चेंज करके, डायमीटर चेंज करके, डेंसिटी चेंज करके, मास पर यूनिट लेंथ म्यू चेंज करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर पाते हैं। वी विल डू दैट वन इन नेक्स्ट क्लास। ऐसे ऐसे उसमें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर क्या बजाओगे? स्ट्रिंग जरूरी नहीं गिटार ही हो, स्ट्रिंग ऐसे भी कहीं भी अटैच कर लेंगे तो उससे भी हम फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर पाएंगे। कौन सा करना डिसाइड कर लेंगे सर। हाँ, गिव मी सम सनशाइन, डू फास्ट।